अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जमात 11वीं के निसाब से, उर्दू के निसाब से हमने दूसरा जो सबक है हमारा, दरअसल वो सवाने हैं मेरी सरगुज़िश अल्ताफ़ हसन हाली का लिखा हुआ। इसे पढ़ा था, इसे समझा था, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ है। और आज हम इंशाल्लाह मशक़ी सरगर्मियाँ देखेंगे, जिसमें से मैंने आपको शजरी खाके, शबकी खाके वग़ैरह मुकम्मल करने के लिए बतौर घर काम दे चुकी हूँ। आइए आज हम अगली सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक अमल करते हुए मुकम्मल करेंगे। हाँ तो बच्चों, मेरी सरगुज़िश अल्ताफ़ हुसैन हाली के लिखा हुआ निसाब में ये सवाने हैं। तो आइए इसकी जो सरगर्मियाँ हैं उसको देखेंगे हम। इसमें से जो खाके थे वो तो हम मुकम्मल कर चुके हैं, बकिया हिस्सों को हमने देखना है। आपको एक मरतबा इसके तमाम जो है वो लिखना है, अल्फाज के माने पढ़ना है, समझना है और लिखना है। चलिए यहाँ पर निसाबी सरगर्मियों में, मशक़ी सरगर्मियों में यहाँ देखिएगा, अगली सरगर्मी की तरफ बढ़ेंगे। हम 4 खाके छोड़ रहे हैं इसलिए कि वो हमने आपको घर काम के तौर पे दे दिए थे। पहला है यहाँ पर ज़ैल की सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक हल कीजिए या मुकम्मल कीजिए, जिसमें से आपको पहला सवाल दिया गया, अल्ताफ़ हुसैन हाली की ज़िंदगी के हालात को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। तो अब आप कुछ हिस्सा इसमें जान पहचान का भी ले सकते हैं, वो भी पढ़कर, और बकिया तो सवाने में मुकम्मल तौर पे मालूमात दी गई है, जिसमें से हम बता सकते हैं कि हाली की पैदाइश 1837 में पानीपत में हुई। उनके वालिद का ताल्लुक़ अंसार बरादरी से था, जबकि वालदा सादात में से थी, सादा सैयद घराने से ताल्लुक़ रखती थी। और हाली की पैदाइश के बाद उनकी वालदा मुकम्मल पागल हो गई थी, पागलपन का शिकार हो गई थी, या उनका दिमाग माऊफ हो चुका था। अभी वो 9 बरस ही के थे कि उनके वालिद का भी साया उनके सर से उठ गया था। हाली की परवरिश या उनकी तरबियत जो है उनके बड़े बहन भाइयों ने की थी, परवरिश की जिम्मेदारी निभाई थी। इनमें इल्मी ज़ौक़ व शौक़ फितरी था। फ़ारसी व अरबी की कुछ किताबें असातिज़ा से पढ़ी थी। 17 साल की उम्र में उनका निकाह कर दिया गया, जबकि वो मज़ीद पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनकी अहलिया लेकिन बड़े भाई ने, बड़े बहन ने मिलकर के उनको ज़िम्मेदारी सौंप दी, और इस तरह से उनके पढ़ाई के रिश्ते को मनक़ता करने की कोशिश की गई थी। लेकिन वो फिर भी अपने रिश्ते को बाकी रखने के लिए तगदो करते रहे। और इस सोने पे सुहागा वाली बात कहें या उनके खुशकिस्मती कहें कि उनकी अहलिया अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। हाली ने घर वालों से छुप कर दिल्ली चले गए, वहीं एक मदरसे में अरबी व फ़ारसी की तालीम हासिल की। उसके बाद मुलाज़मतों का सिलसिला शुरू हुआ। पहले वो पानीपत के करीब ज़िला हिसार में कलेक्टर के ऑफ़िस में एक असामी उनको मिली, वहीं पर वो कुछ दिन काम करते रहे। उसके बाद हम देखते हैं कि 1857 की बगावत के बाद वो जो उनकी मुलाजिमत थी या वो नौकरी थी, असामी थी, वो ख़त्म हो गई। फिर पानीपत में 4 साल बेकार ही उन्होंने ऐसे ही ज़ाय कर दिए, कोई उनके पास रोज़गार नहीं था। फिर बाद में वो दिल्ली में नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शिफ्ता के साथियों में से शुमार होने लगे, या वो मसाइब में शामिल हो गए। नवाब साहब शायराना ज़ौक़ रखते थे और उनके मिर्ज़ा गालिब से भी ताल्लुक़ात थे। इस तरह हाली के भी ताल्लुक़ात मिर्ज़ा गालिब से इस्तवार हो गए। वो भी क्या करने लगे, अशार वग़ैरह लिखकर हाली साहब गालिब को बताने लगे थे। बाद अज़ा सर सैयद अहमद ख़ान और हाली के ताल्लुक़ात क़ायम हुए, बल्कि वह सर सैयद अहमद ख़ान के पुरजोश मामिनीन में शुमार हो गए थे, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान का मिजाज जोशीला था, यानी कौम की खिदमत के एतबार से। तो उनके साथ हाली भी उनके अदबी मामिन बन चुके थे। तो ये बातें आप लिख सकते हो। इसके बाद फिर अगला सवाल आपके लिए दिया गया है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली की तालीम में दिलचस्पी। अगला जो सवाल है वो आपको यहाँ है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली की तालीम में दिलचस्पी और इस बारे में उनकी कोशिश को बयान करना है। तो आप बता सकते, जैसे कि हमने पहला जवाब बयान किया है, उस हिसाब से आप उन्हीं में से कुछ बातों को लेकर अपना जवाब बना सकते कि हाली के दिल में तालीम का शौक़ फितरी था, बल्कि हद से ज़्यादा था, मगर उन्हें बाकायदा मुसलसल तालीम का मौका मुयस्सर नहीं आया। वो असातिज़ा से अरबी व फ़ारसी की कुछ इब्तदाई किताबें पढ़ी। मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी हो जाने के बाद घर से वो रूपोश हो गए और दिल्ली चले गए थे, जहाँ एक मदरसे में वो दीनी तालीम हासिल किए। 1.5 बरस के बाद अजीज़ों और बुज़ुर्गों के ज़ब्र से बहुत मजबूर होकर पानीपत वापस आना पड़ा।
यहाँ कुछ बेपड़ी किताबों का भी उन्होंने मुताला किया। दिल्ली में क़याम के दौरान नवाब शिफ्ता और मिर्ज़ा गालिब से शेर व शायरी के रमूज़ व नुकात सीखे। मिजाज उनका शायराना भी था, मिजाज उनका इल्मी भी था, लिहाजा अपने ज़ौक़ की तस्कीन के लिए मिर्ज़ा गालिब और नवाब शिफ्ता से उन्होंने सरपरस्ती हासिल की। पंजाब गवर्नमेंट बुक डिपो की मुलाजमत के दौरान अंग्रेज़ी ज़बान और इसके लिटरेचर के साथ उनकी मुनासिबत पैदा हो गई। इस तरह अंग्रेज़ी ज़बान पर भी उन्हें अबूरियत हासिल हुआ और कई ज़बानों की तालीम की वजह से मौलाना हाली को कई शोबों में मुलाजमत मिलती गई और उन्होंने तालीफ़ व तनसीफ़ में भी ये इल्मी सलाहियतें अपनी इस्तेमाल की हैं। इस तरह से आप बता सकते हो। अगला सवाल है आपका, अल्ताफ़ हुसैन हाली और गालिब के ताल्लुक़ात के बारे में मालूमात बताना है या मालूमात देना है। तो देखिएगा, सवानेह मेरी सरगुज़िश्त की तहरीरों से इस बात की वजाहत होती है कि मौलाना हाली और मिर्ज़ा गालिब के दरमियान रवाबित किस तरह क़ायम हुए थे, लेकिन कई ऐसे भी ज़राए हैं जिससे मालूम होता है कि नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शिफ्ता के यहाँ मुलाजिमत के दौरान मिर्ज़ा गालिब से उनका तारुफ़ हुआ था। हम ये भी देख सकते हैं क्योंकि हमारे एक इक़्तिबास में ये भी बताया गया, इसका भी ज़िक्र है कि नवाब साहब की पहले गालिब से मुलाकात थी। नवाब साहब अपने अशार के असलाह के लिए वहाँ जाया करते थे, तो उनके साथ साथ यानी नवाब शिफ्ता के साथ साथ हाली भी जाया करते थे। नवाब शिफ्ता शायराना ज़ौक़ रखते थे, तो कभी मिर्ज़ा गालिब नवाब साहब के यहाँ तशरीफ़ लाते तो कभी शिफ्ता साहब मिर्ज़ा गालिब के यहाँ चले जाते, तो इन दो सूरतों में हाली भी साथ हुआ करते थे। तो इस तरह से गालिब से मुलाकात होती रही। मिर्ज़ा गालिब के यहाँ तशरीफ़ ले जाते तो बहैसियत मसाइब ख़ास मौलाना हाली उनके साथ होते थे। इस तरह दोनों के दरमियान यानी हाली और गालिब के दरमियान रवाबित इस्तवार होते चले गए। और गालिब जो है गालिब की दूरअंदेशी का एक ज़माना तारीफ़ करता है, मुतरफ़ रह चुका है। उन्होंने हाली की इब्तिदाई चंद गज़लों और अशआर को देखकर ही अंदाज़ा लगा लिया था कि शेर व शायरी का ये जो फ़न है, इनका मौरूसी फ़न है या इनकी खुदादाद सलाहियतें हैं। मिर्ज़ा गालिब की आदत थी कि वो अपने मिलने जुलने वालों को फ़िक्र शेयर करने से मना करते थे, लेकिन मौलाना हाली के मामले में उनका जो राय थी, उनकी जो सलाह थी, वो बिल्कुल ही बरक्स थी। उनका ये मानना था कि अगर हाली शेर नहीं कहेंगे, और शेर भी किस नोयत का, फ़िक्री नोयत का ना कहेंगे, तो अपनी तबीयत पर सख्त जुल्म करेंगे। इसीलिए नवाब साहब की मुलाजमत के दौरान जहांगीराबाद से अपना कलाम दिल्ली में गालिब के पास ख़ास तौर पर हाली क्या करते थे, बतौर असलाह भेजा करते थे, ताकि गालिब जैसी शख्सियत से असलाह लेकर अपने कलाम को चार चांद लगाया जा सके। इसके बाद अगला सवाल हम देखते हैं, चौथा, नवाब शिफ्ता की सोहबत में रहने से हाली की फ़िक्र और तबीयत में होने वाली तब्दीली के बारे में आपको बताना है। तो देखेंगे हम कि नवाब साहब जो है, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली में शेर व शायरी का ज़ौक़ था और उसी तरह का ज़ौक़ नवाब शिफ्ता के मिजाज में भी था। कुछ नापसंदा भोंडी सिफ़ात की वजह से हाली अपने ज़ौक़ का बरमला इज़हार नहीं कर सकते थे, लेकिन शिफ्ता की मसाहबत यानी उनसे दोस्ती, उनकी सोहबत ने उनके ज़ौक़ और शौक़ को उभारा और उनमें निखार भी पैदा किया। दोनों ही अपना कलाम मिर्ज़ा गालिब के पास बतौर इस्लाह रवाना करते थे। हाली नवाब साहब से भी इस्लाह व असर कबूल करते थे। हालांकि गालिब को बहुत मानते थे, लेकिन शिफ्ता के साथ ज़्यादा रहते थे, लिहाजा शिफ्ता की वजह से भी हाली को बहुत कुछ सीखने को मिला था। उनका कहना था कि मिर्ज़ा गालिब के मशवरा इस्लाह से उन्हें इतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना कि नवाब साहब की सोहबत में, क्योंकि वो दिन रात साथ में रहते थे और गालिब उनसे फासले पर थे। लिहाजा वक्तन फ़ौक़्तन उनके पास इस्लाह के लिए जाया करते थे, अपना कलाम लेकर या रवाना किया करते थे कलाम को। लेकिन शिफ्ता की जो सोहबत थी वो बहुत ज़्यादा क़ुर्बत वाली थी, इसीलिए। और दूसरी बात ये थी कि नवाब शिफ्ता को मुबालग़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो हक़ाइक़ और वाक़ियात के बयान में लुत्फ़ पैदा करना और सीधी सादी बातों को महज हुस्न बयान से दिलफरेब बनाकर शायरी के मेराज समझते थे, यानी कि सीधी सादी बातों को हसीन बनाकर पेश करते थे। छिछोरे और बाजारी अल्फाज या मुहावरात या आमियाना ख्यालात से वो इंतहाई नफ़रत करते थे। उनका मानना था कि कलाम या शायरी मेयारी होनी चाहिए, उनको मयार को मलहूज़ वो रखते थे। नवाब साहब के इन्हीं ख्यालात का असर हाली पर भी हुआ और रफ्ता रफ्ता उनकी शायरी का जो ख़ास मिजाज था वो बढ़ता चला गया, बल्कि मजबूत होता चले गया और उनकी ज़ौक़ को
تکمیل ہونے میں دیر نہیں لگی، ساتھ ساتھ ان کے ذوق میں عبوریت آ گئی۔ اس طرح سے ان کا شاعری کا وصف خاص سمجھا جاتا ہے۔ پھر ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں، الطاف حسین حالی کی تلاش معاش اور ملازمت سے متعلق معلومات کے بارے میں دیکھنا ہے ہم کو۔ مولانا الطاف کی ولادت ہی کے بعد ان کی والدہ کا دماغ مختل ہو گیا تھا۔ مختل ہونے کے معنی ہوتے ہیں پاگل ہو جانا، معاف ہو جانا، دماغی توازن کھو بیٹھنا۔ ابھی وہ 9 برس ہی کے تھے کہ والد صاحب بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ حالی کے بڑے بہن بھائیوں نے ان کی پرورش کی، ذمہ داری نبھائی۔ گھر کا سارا خرچ ان کے بڑے بھائی کی نوکری کے سہارے پورا ہوتا تھا، اور وہ نوکری بھی بہت زیادہ آمدنی والی نہیں تھی۔ حالی ابھی 17 برس کے ہی تھے کہ ان کی شادی کروا دی گئی، لہٰذا تلاش معاش کی فکر ناگزیر ہو گئی تھی۔ گزشتہ برسوں میں حاصل کیے گئے اپنے علم و ہنر کی بدولت حالی نے کئی شعبوں میں کیا کیا، ملازمتیں اختیار کی، اور ان کی ذہنی و فکری صلاحیتوں کی وجہ سے انہیں ہر جگہ ملازمت مل بھی جاتی تھی۔ 1856 میں ضلع حصار میں قلیل تنخواہ کی اسامی کلکٹر کے دفتر میں انہیں مل گئی تھی، لیکن 1857 سال بھر کے اندر ہی 1857 کی بغاوت یا غدر کا واقعہ رونما ہوا تھا، جس کے بعد ان کی یہ ملازمت بھی چھن گئی۔ اس کے بعد تقریباً 4 برس تک وہ بیکاری کے دن گزارتے رہے پانی پت میں آ کر۔ پھر نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے یہاں انہوں نے نوکری اختیار کر لی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد، یعنی نواب صاحب کے انتقال کے بعد، پنجاب گورنمنٹ بک ڈپو میں شعبہ ترجمہ میں انہیں ایک آسامی مل گئی، یعنی کہ وہ ٹرانسلیٹر کی حیثیت سے، مترجم کی حیثیت سے کام کرنے لگے۔ اس کے بعد دلی میں اینگلو عربک اسکول میں مدرس ہو گئے، اور جب حیدرآباد دکن کے نواب صاحب کی جانب سے وظیفہ مقرر کیا گیا تو مدرسی کی یہ ملازمت بھی ترک کر دی گئی، اور اپنا تمام تر وقت جو ہے تصنیف و تالیف اور سماجی تعلیمی خدمات کے لیے وہ صرف کرنے لگے تھے۔ ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں، الطاف حسین حالی کی کتابوں اور مضامین سے متعلق تفصیلات اپنے جملوں میں بیان کرنا ہے آپ کو۔ آئیے گا ہم دیکھتے ہیں اگلے سوال کے حساب سے کہ خواجہ الطاف حسین حالی نے نظم و نثر میں کئی کتابیں یادگار کے طور پر چھوڑی ہے۔ ان کے علاوہ مختلف عنوانوں پر 30 سے 32 مضامین بھی لکھے گئے، جو تہذیب الاخلاق، دراصل تہذیب الاخلاق کیا ہے، ایک رسالہ ہے، علی گڑھ گزٹ اور دیگر اخبارات رسائل میں شائع ہوئے۔ ذیل میں حالی کے چند کتابوں اور ان کی تفاصیل بیان کی جا رہی ہے۔ دیکھیے گا، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کون کون سی تفاصیل ہے، غور سے سنیے گا۔ کچھ کتابوں کے جو آپ کے نصاب میں ہیں، آپ کی کتابوں میں ہیں، کتاب میں ہی ہے۔ دیکھیے جیسے مد و جزر اسلام، جو کہ مسدس حالی ہے، ہم دیکھیں گے ایک مرتبہ اس کو بھی۔ ہاں تو بیٹا آپ لوگ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 9 پر دیکھیے گا، آپ کو اس میں مل جائیں گی ان کی کتابیں، جیسے کہ مد و جزر اسلام، جس کو مسدس حالی کہا گیا۔ سر سید احمد خان کی ترغیب دلانے پر حالی نے مسلمانوں کی موجودہ پستی و تنزل کی حالت اور ان کے اسباب بیان کیے تھے اس کتاب میں۔ اور اس کے بعد دراصل یہ مسدس حالی یا مد و جزر اسلام، یہ دراصل کیا ہے، مسدس کی شکل میں لکھی گئی، اس لیے کہا مسدس حالی۔ تو یہ جو کتاب ہے یا یہ جو طویل نظم ہے، یہ حالات کو بیان کرنے والی نظم ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تریاخ مسموم۔ تریاخ مسموم، یہاں پر ہے ایک تریاخ مسموم، دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر، جو کہ ایک نیوٹو کرسچن جو ان کا ہم وطن تھا، اس پر انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، تریاخ مسموم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مجالس النساء لکھی۔ حالی نے لاہور میں یہ کتاب عورتوں کی تعلیم کے لیے قصے کے پیرائے میں لکھی تھی۔ اس کارنامے پر کرنل ہالرائٹ نے حالی کو 400 روپے کا انعام بھی دیا تھا، یہ آپ کو بتانا ہے، 400 روپے کا انعام بھی انہیں دیا گیا تھا۔ پھر حیات سعدی، ٹھیک ہے، حیات سعدی کی بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، حیات سعدی نامی، ہم دیکھتے ہیں حیات سعدی۔ ہاں تو دیکھیے گا ادھر حیات، یہ کتاب فارسی کے مشہور شاعر سعدی شیرازی کی حیات اور ان کی نظم و نثر پر ایک ریویو یعنی کہ تبصرۃً لکھا ہے انہوں نے، ہے سعدی شیرازی کے لیے ریویو کے طور پر یعنی تبصرے کے طور پر لکھا تھا۔ اس کے بعد یادگار غالب کے نام سے بھی ایک کتاب شائع کی، جو کہ حالی نے اپنے استاد
مرزا غالب کی حیات پر کتاب تحریر فرمائی۔ اس میں غالب کی فارسی اردو نظم و نثر کا انتخاب بھی شامل ہے۔ نیز ان کی شاعری پر ریویو بھی انہوں نے لکھا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے حیات جاوید بھی لکھی ہے۔ حیات جاوید، آپ کو یہ بھی نام یاد رکھنا ہوگا۔ حیات جاوید حالی نے یہ کتاب اپنے رہبر و رہنما سر سید احمد خان کی حیات پر لکھی تھی۔ اس کے بعد مقدمہ شعر و شاعری، یہ بھی یاد رکھیے آپ، مقدمہ شعر و شاعری جو کہ مولانا حالی کے دیوان کا مقدمہ اپنی ایک علیحدہ شناخت اور اہمیت کا حامل ہے۔ اس پر انہوں نے انشائی کی شکل میں، یعنی کہ ایک ایسے کی طرح انہوں نے لکھا تھا، ایسے کی بڑے جو ایسے ہوتے ہیں اس کی شکل میں انہوں نے لکھا تھا مقدمہ شعر و شاعری کو۔ اور اس طرح سے یہاں پر ان کی چند کتابوں کے نام میں نے آپ کے سامنے بتائے ہیں۔ اب انشاءاللہ میں جو ہے آپ کو بقیہ حصہ اگلے لیکچر میں بتاتی ہوں، تب تک آپ اسے مکمل کیجئے گا اور ساتھ ساتھ آپ اس کے جو اگلی سرگرمیاں ہیں، اگلا حصہ جو ہے سرگرمی کا، اس پر بھی نظر ڈالیے گا اور کوشش کیجئے گا یہ جو قواعد کی سرگرمیاں ہیں اس کی طرف آپ کی فکری سوچ ہونی چاہیے۔ آپ ان قواعدی سرگرمیوں کی طرف توجہ دیجئے اور پچھلی جماعت کے قواعد کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے، اعادہ کرنے کی اس کی کوشش کیجئے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں یہ سرگرمی دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔